Okay, so a warm welcome to all of you. My name is अनुरोध अंकित और मैं सिविल सर्विसेज का फैकल्टी मेंबर हूँ। मैं पास्ट 5 ईयर से बैचेज ले रहा हूँ दिल्ली में एंड ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन बैचेज में ले रहा हूँ। ओके, सो ये मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। कुछ लोग मुझे जानते होंगे, कुछ लोग मुझे नहीं जानते होंगे। आपके यहाँ जो कॉग्निटिव एकेडमी है, यहाँ पे केएस का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। ये एक इंटीग्रेटेड बैच है फॉर प्री एज वेल एज मेंस। चलिए, अभी हम लोग सिर्फ केएस के रिगार्डिंग बात करेंगे, इसके अलावा भी कोई बात नहीं करेंगे। तो हमारा जो भी डिस्कशन होगा दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू केएस, केएस और यूपीएससी। ठीक है, अभी एसआई वगैरह इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस यहाँ भी नहीं करेंगे। क्लास के एंड में अगर आपको कुछ क्वेरी होगा आप तब मेरे से पूछ सकते हैं। ओके फाइन। आपका जो बैच है ये 10th ऑफ मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है, 10th मार्च से। यहाँ पे आपको प्री प्लस मेंस फुल कवरेज दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको मेंस में आंसर राइटिंग अप्रोच करना है, किस सेक्शन पे आपको कहाँ पे फोकस करना है, कैसे आप करंट अफेयर्स से उस चीज को लिंक करते हैं। ये सब कुछ आपको यहाँ पे प्री और मेंस जो आपका बैच स्टार्ट होने जा रहा है इसमें कवर कराया जाएगा। ये कोई अलग से कोई ऐसा बैच नहीं है कि आपको प्री पहले कवर कराया जाएगा मेंस बाद में कवर कराया जाएगा। ये एक इंटीग्रेटेड बैच है जिसमें प्री और मेंस साथ में चलता रहेगा। सबसे पहले मैं आपको इसका प्रोसीजर बता दूं कि आपको ये बैच ज्वाइन कैसे करना है। देखिए, इसमें टोटल फी जो है ये आपका 22,000 रुपीज है। कोई भी कंसेशन नहीं है और आपका जो रजिस्ट्रेशन फी है दैट इज ऑफ 1,000 रुपीज। जो आपका क्लासेस है ये मैंने आपको बताया कि 10th मार्च से आपका क्लास स्टार्ट होगा। ये जो फी है इसको आपको कैसे पे करना है, अभी फेब एंड से आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। मीन्स फेब एंड मीन्स 1st मार्च से आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। वंस द रजिस्ट्रेशन गेट्स ओपन, आपको पहले एक रजिस्ट्रेशन फी 1,000 रुपीज का पे करना है। ठीक है, फिर आपको 10th मार्च से आपको क्लासेस दिया जाएगा। 10th मार्च से आपको यहाँ पे क्लासेस दिया जाएगा। ये जो रजिस्ट्रेशन फी होता है, ये अगर आपको क्लास पसंद नहीं आता है तो यू कैन जस्ट आस्क फॉर रिफंड और आपको यहाँ पे फुल रिफंड किया जाएगा। तो यहाँ पे रिफंड में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको फुल रिफंड इस चीज का किया जाएगा। ये जो इंस्टॉलमेंट होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है ये 7,000 रुपीज का आपको पे करना होगा ऑन 22nd ऑफ मार्च। देन सेकेंड इंस्टॉलमेंट ये आपको 8,000 रुपीज का पे करना होगा ऑन 22nd ऑफ अप्रैल। देन द थर्ड इंस्टॉलमेंट ये आपका 7,000 रुपीज का रहेगा ऑन 22nd ऑफ मे। जो आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करना है वो इस नंबर पे आपको पे करना है 9797898208। इस नंबर पे आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करना है। देखिए, फी ज्यादा है कम है इस चीज के बारे में अभी डिस्कशन नहीं करना है। डिस्कशन अभी हम लोगों को करना है कि हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे इस पेपर को, कैसे हम केस क्लियर करेंगे
जो भी आपके पास टाइम है 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ का जो भी आपके पास टाइम है, उस टाइम में हम लोग कैसे केएएस को क्लियर करें विथ फाइनल रिजल्ट। सिर्फ हमारा टारगेट फी कवर करना नहीं रहेगा। तो इन सब चीजों में अभी डिस्कशन में नहीं पड़िए कि सर फी कम है, फी ज्यादा है, इस सब चीज पे हम यहाँ डिस्कस करने अभी नहीं आए। ठीक है, ये आपको मैंने एक प्रोसीजर बताया है कि आपको ये क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है। विच क्लास? केएएस के लिए जो 10th मार्च से बैच स्टार्ट होने जा रहा है, इस क्लास की बात हो रही है। 10th मार्च से केएएस के लिए बैच स्टार्ट होने जा रहा है। यस, डोंट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन प्लीज, ऐसा काम नहीं करिए, परेशान नहीं करते हैं। अभी आपको बहुत कुछ यहाँ पे लर्न करने को मिलेगा, तो जस्ट फोकस ओवर देयर। प्लीज डोंट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। चलिए, अब हम लोग फुल स्ट्रेटजी यहाँ पे डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग केएएस। ये जो आपका केएएस का जो पेपर होता है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला प्री, प्री में दो सेक्शन होता है आपका, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 एंड पेपर 2। जो आपका पेपर 1 होता है, ये आपका 100, अरे क्यों आप लोग कुछ भी स्क्रीन पे नहीं लिखिए, आपको बात नहीं समझ रहे हैं फिर। डोंट राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। ओके, ये जो आपका पेपर 1 रहेगा, ये क्वालिफाइंग पेपर नहीं होता है। पेपर 2 आपका क्वालिफाइंग पेपर होता है। ठीक है, पेपर 1 आपको कट ऑफ यहाँ पे डिसाइड होता है और उस कट ऑफ को आपको क्लियर करना होता है। पेपर 1 में आपका जो पेपर 1 होता है, ये 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स का। एंड जो पेपर 2 होते हैं, इसमें आपके 80 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स का। तो यू माइट बी नोइंग दीज थिंग्स। तो इस सब चीज के बारे में ज्यादा डिस्कस अभी नहीं करना है। जो पेपर 1 है, अब पेपर 1 200 मार्क्स का, इसमें पूछा क्या जाता है? तो इसमें आपका फर्स्ट पार्ट होता है इंडियन हिस्ट्री। यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री आपसे नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री। इस इंडियन हिस्ट्री में आपका आर्ट एंड कल्चर भी आता है, आर्ट एंड कल्चर। प्लीज आप लोग माइक ऑन नहीं करे अभी। some students are there जो कंटिन्यूअसली माइक ऑन किए हुए हैं। सर पीछे से बैकग्राउंड आवाज आ रही है सर। मैं वही तो बोल रहा हूँ। ओके फाइन। इंडियन हिस्ट्री, इसमें आपका आर्ट एंड कल्चर भी कवर होता है। देन जियोग्राफी, आपका ये जो जियोग्राफी होता है, इसमें इंडिया और वर्ल्ड दोनों जियोग्राफी आपको कवर करना होता है। देन पॉलिटी, ये जो पॉलिटी होता है, इस पॉलिटी में आपको गवर्नेंस का पार्ट भी कवर करना होता है।
इसमें आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कवर करना होता है एज वेल एज द पॉलिटिकल सिस्टम एंड मेनी अदर पार्ट जो आपको यहाँ पे कवर करना होता है। ये सब मैं पेपर 1 का बता रहा हूँ कि पेपर 1 में आपसे कहाँ-कहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। देन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इसमें आपका पॉवर्टी, देन डेमोग्राफी, ये सब कुछ यहाँ पे कवर किया जाता है। देन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट, ये पेपर कवर करना होता है। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर आपको कवर करना होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आपका जो पेपर होगा वो पेपर 50% पेपर विल बी टिल्टेड टुवर्ड्स द करंट अफेयर्स। अगर पॉलिटी से कोई क्वेश्चन पूछा गया, जियो से कोई क्वेश्चन पूछा गया, इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन पूछा गया, साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आता है, पॉवर्टी से क्वेश्चन आता है, तो दीज ऑल यू विल फाइंड इट्स ओरिजिन इन द करंट अफेयर्स। इन सारे टॉपिक्स का ओरिजिन जो होता है ना वो करंट अफेयर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट वाइटल एस्पेक्ट ऑफ प्रीलिम्स। अनंतनाग, आप लगातार पूछ रहे हैं योर एक्चुअल जॉब। मैंने आपको बताया है कि आई एम अ सिविल सर्विसेज फैकल्टी मेंबर। और क्या जानना है आपको मेरे बारे में? आई वाज एन ऑफिसर इन पीएनबी, मैंने उसे रिजाइन किया है एंड देन आई स्टार्टेड दिस करियर। और मैं इस करियर में पास्ट 5 ईयर से हूँ। मैं दिल्ली में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी जगह पे ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। आई एम फ्रॉम दिल्ली। और भी मेरे बारे में कुछ जानना है? ओके, चलिए, थैंक यू। नो 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 गुड नाइट, अभी तो क्लासेस स्टार्ट हुई है, कहाँ से गुड नाइट? अरे, नो गुड नाइट। ये आपको कवर करना होता है पेपर 1 में, ठीक है? देन आपका पेपर 2, अभी बहुत कुछ मैं आपको बताऊंगा, पूरा स्ट्रेटजी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, प्लीज आराम से समझते रहिए। देन आपका पेपर 2, जो पेपर 2 होता है ना ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। पेपर 2 क्वालिफाइंग नेचर का क्या मतलब है कि आपको सिर्फ इसमें 33% मार्क्स लाना है क्लियर करने के लिए। 33% मार्क्स। इस पेपर 2 में क्या क्या कवर किया जाता है? तो कॉम्प्रिहेंशन, which you might be aware about these things, कॉम्प्रिहेंशन कवर किया जाता है। देन लॉजिकल रीजनिंग एस्पेक्ट कवर किया जाता है। देन एनालिटिकल एबिलिटी आपको यहाँ पे कवर करना है। देन कुछ क्वेश्चंस आपको डिसीजन मेकिंग का देखने को मिलता है यहाँ पे। देन द मेंटल एबिलिटी और आपको बेसिक न्यूमेरेसी, जो कि क्लास 10th लेवल तक का होता है, वो आपको कवर करना होता है, बेसिक न्यूमेरेसी। तो अगर शॉर्ट में देखा जाए कि आपको पेपर 2 में क्या कवर करना है, तो पेपर 2 में आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पे फोकस करना है। उसके बाद आपको रीजनिंग का कुछ पार्ट फोकस करना है और मैथ्स का कुछ पार्ट फोकस करना है। ये जो पार्ट होता है इसमें मैथ्स में आपको किसी तरीके का 12th लेवल अप वाला क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता। ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये 10th लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, एलिमेंट्री मैथ्स यहाँ पे होता है। जो आपका रीजनिंग का भी पार्ट होता है वो भी बहुत ही एलिमेंट्री रीजनिंग होता है, पर टफ नहीं पूछा जाता है। थोड़ा सा लेवल होता है, ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी नहीं पढ़े और आप जाके एग्जाम में बैठ जाएंगे और आपका क्लियर हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। सीसेट भी आपको इक्वली आपको टाइम इन्वेस्ट वहां पे करना होता है, लेकिन हाँ बहुत हाई लेवल नहीं होता है। दोज हु आर गुड एट मैथ्स उनको थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, दोज हु आर नॉट गुड एट मैथ्स उनको यहाँ पे सीसेट में भी फोकस करना होगा। तो ये आपका 2 पार्ट है जो मैंने आपको बताया। हाँ, अभी मैं मेंस पे आ रहा हूँ, डोंट वरी। मैं मेंस में मैं धीरे-धीरे सब कुछ कवर करूँगा। आप लोगों के लिए मैं बहुत कुछ, आप लोग थोड़ी देर के लिए पेशेंस शो करिए। बहुत कुछ अभी मैं बताने वाला हूँ कि चीज़ों को कैसे कवर करते हैं। इफ यू वांट, चलिए मैं आपको थोड़ी देर के लिए दिखाता हूँ, ठीक है?
यहाँ पे कैसे चीजों को कवर करना है, कैसे पेपर रीड करना है, ये सब कुछ अभी मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। पेपर रीड करने के बाद जो पास्ट 40-45 ईयर्स का जो अभी तक का क्वेश्चन बैंक है, वो सब यहाँ पे आपके क्लासेस में डिस्कस किया जाएगा। हम लोग कैसे क्लासेस के बाद यहाँ पे एमसीक्यू को कवर करते हैं, वो चीज मैं भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो थोड़ी देर के लिए पेशेंस बना के रखिए, ठीक है। देन आपका मेंस का पेपर आता है। देखिए, मेंस में एक इंग्लिश पेपर होता है, इंग्लिश पेपर, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, क्वालिफाई करना होता है। देन आपका जो पेपर होता है सेकंड पेपर, वो हिस्से का पेपर होता है। देन इसके बाद आपका जीएस पेपर 1, देन जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4, ठीक है। ये पेपर आपको क्लियर करना होता है, कवर करना होता है। देन आपको ऑप्शनल पेपर कवर करना होता है, ऑप्शनल पेपर 1 एंड पेपर 2। अब इसमें क्या कवर करना है, तो ऑप्शनल की क्लासेस यहाँ पे आपको कवर नहीं कराया जाएगा, ठीक है। अभी ये जो बैच है जिसके लिए आप जो पेमेंट करेंगे, यहाँ पे हम लोग इन यहाँ से यहाँ तक सब चीज कवर करेंगे, ऐसे एज वेल एज जीएस पेपर 1 2 3 4, ठीक है। ऑप्शनल पेपर यहाँ पे अभी आपको कवर नहीं कराया जाएगा। अब जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1 में हमें क्या कवर करना होता है, तो जीएस पेपर 1 जो होता है, ये आपका हिस्ट्री, सोसाइटी और जियोग्राफी, इस तीन से रिलेटेड होता है। इस हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री तो रहता ही है। देन आर्ट एंड कल्चर भी आपको यहाँ पे पूछा जाता है। यहाँ पे आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी कवर करना होता है, जो आपको प्रीलिम्स में कवर नहीं करना होता है। प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछा जाता है, मेंस में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी कवर करना होता है। देन सोसाइटी रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको पूछा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा सोसाइटी रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है, अभी हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। देन जियोग्राफी, जियोग्राफी में आपको इंडियन जियोग्राफी एज वेल एज द वर्ल्ड जियोग्राफी, ये दोनों आपको यहाँ पे कवर करना है, वर्ल्ड जियोग्राफी। ये जीएस पेपर 1 था। देन जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2, हर पेपर के बाद ये जो भी आप पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री सोसाइटी जियोग्राफी की जीएस पेपर 1 में पूछा जाएगा। इसके साथ हर पेपर में करंट अफेयर्स इंक्लूडेड रहता है, करंट अफेयर्स। देन जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 जो होता है आपका गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। इतना पार्ट आपको जीएस पेपर 2 में कवर करना होता है। हाँ, मैं बुक लिस्ट भी बताऊंगा, डोंट वरी। इतना पार्ट आपको जीएस पेपर 2 में कवर करना होता है, अलोंग विथ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स वन ऑफ द मोस्ट वाइटल थिंग्स फॉर योर सिलेक्शन, तो करंट अफेयर्स तो आपको करना ही करना है। देन जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 3 में आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड एस्पेक्ट, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देन बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड कुछ पार्ट्स, देन इन्वायरमेंट रिलेटेड पार्ट, देन सिक्योरिटी रिलेटेड पार्ट,
एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड पार्ट है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड पार्ट है। ये आपको जीएस पेपर 3 में कवर करना है अलॉन्ग विथ करंट अफेयर्स। देन योर फोर्थ पार्ट, जीएस पेपर 4, इसमें आपको एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे कवर करना होता है। जीएस पेपर 4 का कोई भी क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा। जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा वहां पे आपको इस जीएस पेपर 4 से कोई हेल्प नहीं मिलेगा, लेकिन जो आप जीएस पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के लिए पढ़ेंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 के लिए जो आप पढ़ेंगे, इसका पूरा का पूरा हेल्प आपको प्रीलिम्स के पेपर में मिलेगा। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, अगर आप अभी तक प्रिपरेशन करते आए और आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि आपका पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, ये 3 पेपर आपने मेंस पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ा है। अगर आप मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो आज के डेट में आपका प्रीलिम्स डेफिनेटली क्लियर होगा। पहले का जो पैटर्न था वो पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो आपको ऐसा नहीं पढ़ना है कि सर पहले हम प्रीलिम्स कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम मेंस को कवर करेंगे। अगर आपका मेंस लेवल का प्रिपरेशन नहीं है तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो ही नहीं सकता है। बहुत ही रेयर चांस होता है जब आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं विदाउट योर मेंस प्रिपरेशन। तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 ये आपको कवर करना है फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस। मेंस के लिए तो ये कवर करना ही है। जो आपका पेपर 4 का पार्ट है, इसका कुछ पार्ट जो एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ पार्ट होता है, वो आपको, जैसे डिसीजन मेकिंग मैंने अभी आपको बताया कि ये आपका सीसेट पेपर में पूछा जाता है। जो सीसेट पेपर 2 होता है ना, जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसमें कुछ पार्ट आपको वहां पे कवर करने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप उसको अभी के समय नहीं भी पढ़ते हैं तो उसका कोई नुकसान आपको नहीं होने जा रहा है। लेकिन ये पेपर तो आपको साथ साथ कवर करना है। अब हम लोग कैसे कवर करेंगे, इस चीज पे डिस्कस करते हैं। ये आपको मैंने बता दिया कि क्या क्या केएस के लिए आपको कवर करना है। एससी का पेपर अलोंग विथ पेपर 1, 2, 3, 4 ये आपको कवर करना है। अब कैसे कवर करना है, चलिए अब उस पर डिस्कस करते हैं। कुछ मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। देखिए, जैसे हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पॉलिटी स्टार्ट करेंगे तो पॉलिटी बहुत ही ह्यूज है, बहुत ही वास्ट है। हर सब्जेक्ट आपका ऐसे ही थोड़ा सा वास्ट दिखेगा क्योंकि आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर केएस, फॉर सिविल सर्विसेज। तो आपको इसी तरीके का वास्ट सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, बहुत वास्ट है। अब इसको कवर कैसे करना है, तो इसको कवर ऐसे करना है जैसे क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको मैं नोट्स दूंगा। नोट्स कुछ मेंस पर्सपेक्टिव से होता है, कुछ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा सर ये आप जो देंगे नोट्स ये आपका हैंड रिटन नोट्स है, इससे कवर करना है। नहीं, इससे बहुत ज्यादा कुछ कवर नहीं करना है। जो नोट्स होगा मैं वो आपको डिक्टेट भी कराऊंगा क्लास में, मैं वो आपको लिखवाऊंगा भी, ठीक है। ये नोट्स उसके साथ में मैं आपको दूंगा कि आप इसको रेफर कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने पॉलिटी स्टार्ट करना है। पॉलिटी क्या होता है, सबसे पहले तो बेसिक चीज यही होता है कि पॉलिटी क्या होता है। आप पढ़ते हैं, आपने पॉलिटी उठाया, पॉलिटी के साथ साथ सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत को पढ़ना शुरू करते हैं, पेपर चैप्टर 1 खोलते हैं और वहां से पढ़ना शुरू करते हैं। पॉलिटी का बेसिक मतलब आपने समझा है, पॉलिटी होता क्या है। तो देखिए, सामने में एक डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है। पॉलिटी का डेफिनेशन, रियल लाइफ ड्रामा विच इज इनेक्टेड ऑन द स्टेज ऑफ इंडियन गवर्नेंस इज इंडियन पॉलिटी। पॉलिटी क्या है, एक तरीके का ड्रामा ही तो है, लेकिन ये वर्चुअल नहीं, ये रियल लाइफ ड्रामा है जो डे टू डे बेसिस पे गवर्न हो रहा है। कहाँ पे गवर्न हो रहा है, तो इंडियन गवर्नेंस के स्टेज पे गवर्न हो रहा है। इसी को तो हम इंडियन पॉलिटी बोलते हैं। आप यहाँ पे
प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, लोकल बॉडीज पढ़ते हैं, बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं, फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ते हैं, सीएजी के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट आर दीज थिंग्स? ये सब तो एक तरीके का इंडियन गवर्नेंस का स्टेज है, जहाँ पे डे टू डे बेसिस पे ये सब गवर्न होता है। इसी को तो बोलते हैं पॉलिटी। दिस इज नोन एज पॉलिटी। अब पॉलिटी में सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? तो पॉलिटी स्टार्ट होता है आपको सेपरेशन ऑफ पावर से। हमें तो पहले ये समझना होता है कि हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, जो एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो क्या है? ऐसा क्या चीज़ है? क्या उसमें डिफरेंस हो जाता है? कहीं पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म है, कहीं पे पार्लियामेंट्री फॉर्म है, कहीं पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, कहीं पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसका क्या मतलब है? कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? तो जो हमारा एस्पेक्ट स्टार्ट होता है वो वहीं से स्टार्ट होता है, सेपरेशन ऑफ पावर। कि पावर को कैसे सेपरेट किया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। तो देखिए, पहला चीज जो आता है ना, द इशू इज वेदर द लॉ इनैक्टिंग, दैट इज लेजिस्लेचर। जो लॉ बनाता है उसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर बोलते हैं। लॉ एडमिनिस्ट्रिंग, जो लॉ को एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम संभालता है उसको क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव। जो अभी आप लोग एस्पायर कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट में जाने के लिए ना, आप केएस क्लियर करेंगे तो आप आपका कौन सा ठीक है? जिनको शांति से क्लास लेना है ना, प्लीज क्लास कीजिए। जिनको नहीं लेना है वो आप जा सकते हैं ग्रुप छोड़ के। तो प्लीज शांति से क्लास कीजिए। बहुत कुछ अभी आपको जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा कैसे प्रिपरेशन करना है। आप क्लास ज्वाइन करिए या नहीं करिए, ये स्ट्रेटजी आपको हमेशा काम देगा। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्या समझा रहा था कि कैसे पावर का सेपरेशन हुआ है। कि जैसे लेजिस्लेचर जिसको बोलते हैं लॉ इनैक्टिंग, लॉ एडमिनिस्ट्रिंग जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। जब आप लोग केएस क्लियर कर लेंगे, जब आप लोग सिविल सर्विसेज क्लियर कर लेंगे, तो आप लोग किस पोस्ट पे रहेंगे? एग्जीक्यूटिव पोस्ट आप लोग हैंडल कर रहे होंगे, तो उस समय आपके पास भी पावर होता है। आप पावर के लिए फाइट कर रहे हैं, उस समय आपके पास भी पावर होगा। और जो थर्ड पावर होता है, दैट इज लॉ एडजुडिकेटिंग। एडजुडिकेटिंग का क्या मतलब होता है? जो किसी लॉ को मीनिंग देता है। मीनिंग कौन देता है? जब आप डिस्प्यूट होता है, आप बोलते हैं ना, कानून जो है हम कोर्ट में देख लेंगे। तो कोर्ट में क्यों देखेंगे? कोर्ट में कौन बैठा है? तो कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं वो उस चीज का मतलब बताते हैं क्या नहीं ये सही था, ये गलत था। तो लॉ एडजुडिकेटिंग। क्या ये जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है इनके पास जो पावर है वो सेपरेट पावर है या नहीं है, कि एक दूसरे में वो इंटरफेयर करते रहते हैं? तो यही क्वेश्चन सबसे पहला अराइज होता है। ठीक है? अच्छा, अभी क्लास आप लोगों का जस्ट 40 मिनट्स हो चुका है, तो आपका क्लास बंद हो जाएगा। तो दोबारा